नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज की इस आरबीएससी की क्लास में आपका स्वागत है। आरबीएससी की क्लास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों। आज से शुरू कर रहे हैं अपन 3.5 लाख विद्यार्थियों का परिवार जेजीडी बन चुका है। इसी खुशी के अवसर पर आरबीएससी की जो किताबें हैं राजस्थान अध्ययन की, अक्सर देखते हैं कि सवाल बनते हैं और 2-4 सवाल ऐसे होते हैं जो बाद में फिर राजस्थान अध्ययन की किताबों में अपन को बाद में पता चलता है कि ये वहां दे रखा था। अपना टारगेट रहेगा यहाँ पे कि अपन राजस्थान अध्ययन की पहला अपना जो टारगेट है वो ये है कि अपन क्रम वाइज चलेंगे। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और 10 इन सभी पुस्तकों को नोट्स मेकिंग पैटर्न पे याद करते हुए, समझते हुए, न सिर्फ इन पुस्तकों को बल्कि इसके इर्द गिर्द जो मैटर होगा उसको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। और इस दरमियान आपके राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति पूरी तरीके से आपके मुट्ठी में होगी। ये बैच लगभग आप मान के चले 4 से 5 महीने तक चलना है। कारण क्या है? कारण है कि अपना फर्स्ट ग्रेड का जीके का बैच भी चल रहा है, जो सोमवार से गुरुवार तक दोपहर 12 बजे उसकी क्लास आती है। ये जो आरबीएससी की क्लासेस रहेगी वो आपके शुक्र शनि रवि की रहेगी, है ना। शुक्र शनि रवि रात 8 बजे आपको क्लासेस मिलेगी। अपन चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे और जब आप आज की क्लास देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं आपको पेज का सोर्स देके पढ़ाऊंगा कि ये इस पेज का मैटर है, मसाला है, सारांश है। इससे ज्यादा बेहतर साथियों क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। और आप लोगों को यह भी बता दूं कि बेहतरीन मतलब तराशी हुई टेस्ट सीरीज भी आरबीएससी की बन रही है, जो आपको बहुत कम समय के अंदर अभ्यास के लिए भी दे दी जाएगी। यानी कि निश्चिंत रहो इस मामले में कि सवाल आरबीएससी से बाहर चला जाए और आपसे अछूता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बिल्कुल उस पर कमांड करोगे और आप सही करके आओगे, ये बात आप मानकर चलें। बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगी ये आरबीएससी की किताबों का निचोड़। ठीक है, तो आज से ये शुभारंभ कर रहे हैं, आप अपने साथियों से भी साझा कर दें। 9th-10th की जो अपडेटेड बुक्स आई है उनको भी यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों इसीलिए लिखा है कि उनके अंदर भी जो चीजें हैं उनको भी शामिल करके अपन लेकर चलेंगे। ठीक है, ये है 6ठी, 7वीं, 8वीं की तो वही किताबें हैं। सबसे पहले अपन आज शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 6 की किताब से, और इसमें जो जिले परिवर्तन से जो बदलाव होने वाला है उन चैप्टर को अपन नहीं छेड़ेंगे, यानी कि भूगोल वाले जो चैप्टर है उनको नहीं छेड़ेंगे। अपना टारगेट रहेगा इतिहास, कला, संस्कृति। तो हर एग्जाम, चाहे आप पीटीटी दे रहे हो, चाहे बीएसटीसी दे रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल दोगे, आरएस दोगे, कुछ भी दोगे, ऐसा ही दोगे, सभी के अंदर ये क्लासेस काम आने वाली है। अब एक एक अलग अलग अपने अपने एग्जाम का नाम लेके मत पूछना कि सर फलानी एग्जाम में काम आएगी कि नहीं आएगी। सिलेबस देखो और उसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति दे रखी है, निश्चित रूप से काम आनी है। कुछ विद्यार्थी कह रहे कि सर इतिहास की क्लासेस पढ़ा दो। भैया इसके अंदर जब आप जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, आपके इतिहास में कुछ पीछे छूटेगा ही नहीं, सब कुछ कवर होगा। और मैं सिर्फ आरबीएससी को ही नहीं दूंगा, मैं आपको इसके इर्द गिर्द जो मैटर होगा वो भी करवाऊंगा नोट्स मेकिंग पैटर्न में। आप जब जीजीडी से जुड़े हैं या मुझसे जुड़े हैं, सबसे बड़ी चीज आपके अंदर धैर्य होना जरूरी है। एक बंदा कहे कि गुरुजी पहले 9th-10th की करा दो। भैया मेरे ये एक मतलब सिस्टम रहा है, आप कह सकते हो चाहे, कि मैं एक निश्चित प्लानिंग के साथ में चलता हूं। कोई भी चीज एक प्लानिंग के साथ और क्रम से चलता हूं, धैर्य के साथ में चलता हूं। तो जिनमें धैर्य है, जो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहते हैं, जो एक निश्चित प्लानिंग के तहत पढ़ना चाहते हैं और जो वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं, वे जुड़े। बाकी अपन कभी भी किसी को नहीं कहते कि भाई सब्सक्राइब करो या वो करो या फलानिया करो। बाकी वे लोग जरूर जुड़े जो डेडिकेटेड है, ठीक है, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। क्लास 1 है आज, ठीक है, शनिवार हो गया। कल वाली क्लास जरूर देख लेना, कल राजस्थान के परिचय, नामकरण और उसकी क्लास करवाई थी, वो बेसिक क्लास है, तो वो जरूर देख लेना। 40-50 हजार विद्यार्थी उसको देख चुके हैं 24 घंटे के अंदर, उसे जरूर देख लेना। उसके बाद में आप आ जाना इस क्लास पे। अब अपना जो पैटर्न रहेगा वो देखो पढ़ने का ये रहेगा, यानी कि आपके पास में निश्चित रूप से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है। तो ये नोट्स जो है आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। और टेलीग्राम इसी नाम से है, स्पेलिंग सही लगाना, GOURAV लगाएंगे, GAURAV नहीं है अपना चैनल। 1.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, निश्चित रूप से पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। नक्शे भी जो मैंने लिए हैं इसके अंदर शामिल, वो आरबीएससी की किताब में, यानी कि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी से। यहां पे एक चीज ध्यान देना कि अपन जो चीज पढ़ेंगे ना, मैं साथ साथ में आपको सोर्स भी दूंगा कि यदि कोई देखना भी चाहे, संतुष्टि भी करना चाहे कि ये जैसे ये स्लाइड का जो मैटर है वो कक्षा 6 की किताब की पेज संख्या 7 से है। अपन पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 2,
ठीक है, राजस्थान का इतिहास। इससे पहले वाला जो अध्याय पहला था वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो बदलेगा जिले बदलने के बाद। तो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास अध्याय 2, और पेज संख्या देखो आपको यहां दी है, और सारगर्भित मैटर जो है और उसमें याद करने लायक चीजें क्या है, समझना क्या है, याद कैसे रखना है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी। सबसे पहला जो आपका ये अध्याय अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ये किस पर आधारित है, ये है भौगोलिक उपनाम जो थे ना अलग अलग क्षेत्रों के, उस पर आधारित है। यहां पे एक विद्यार्थी है जो चित्तौड़गढ़ के भाटोली गांव से बताया गया है, पहली ही लाइन में लिखा है चित्तौड़ के भाटोली गांव। अब मान लो कि भाटोली गांव कहां है, ये पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए। चित्तौड़ के भाटोली गांव का विद्यार्थी पूछता है कि भाई मेरे जो है फलानी है वो वहां रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम मेवाड़ के हैं, जबकि वो रहते उदयपुर में है, कि मेरे मामा जी और वो जोधपुर रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं मारवाड़ में। तो ये क्या सिस्टम है, उसको समझ में नहीं आता। भाई बिन समझ में कौन आवे तो पूछे किन गुरुजी, तो गुरुजी एक्सप्लेन करे, बे के एक्सप्लेन करे, बे जीके रा कई सवाल आवे। ठीक है, तो अपन शुरू करा। देखो यहां पे ये ध्यान रखना कि प्राचीन काल में राजस्थान कई अंचल व जनपदों में विभक्त था। जनपद वे होते थे जाति बाहुल्य जो क्षेत्र हो जाते थे ना, जैसे यहाँ पे भी सिकंदर के आक्रमण जो हुआ तो यहाँ पे मालव, अर्जुनायन, सीवी वगैरह कई सारी जातियां आई। तो जो जातियां जहां रहती थी, जाति विशेष क्षेत्र जो हो जाता था वो फिर बाद में उसी जाति के नाम से जाना जाने लगा। जैसे मेव जहां अधिक रहते तो मेवात कहलाया, सीवी जहां रहे तो सीवी कीवी जनपद कहलाया। इसी तरीके से वो फिर जनपद कहलाते थे। ये चीज इसके अंदर बताई गई है जो कई बार पूछी भी जाती है। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पे एक सबसे पहला ही जो काम की चीज दे रखी है वो दे रखा है आपके मरु, और नक्शे में जाते हैं ना, ये वहीं पे नक्शा दे रखा है, पेज नंबर 6 पे नक्शा दे रखा है, उसमें दे रखा है मरु कांतर। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र आप देख लोगे ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है मरु या मरु कांतर कहलाया है। और ये मरु कांतर शब्द का प्रयोग जो राजस्थान के लिए किया वो वाल्मीकि ने किया था। अब ये भी याद रखोगे कि मरुकांतर शब्द, ठीक है, लिखो तो ऐसे लिखना, मरुकांतर शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने किया, वाल्मीकि ने किया। ये जानकारी एज इट इज नहीं दे रखी है आरबीएसई में, ऐसे नहीं दे रखी है, लेकिन ये जरूर दे रखा है कि संहिताएं या महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, वृहत संहिता, इन सब में जनपदों का उल्लेख है और वो इन 4 जनपदों का उल्लेख किया गया है। अब मैं जो बात कह रहा हूं आपको वो प्रमाण के आधार पे कह रहा हूं, यानी कि ये जो किताब है ना, ये रही, ये जो किताब है ना कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन, ये इस पर आधारित क्लास है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फोटो जो लिया गया है, ये इनका देखो पीडीएफ डाउनलोड करते तो ये वाटरमार्क आता है, तो क्रेडिट गोज टू RSCERT, क्योंकि उसके द्वारा तैयार किया हुआ मैटर होता है। तो इमेज जितनी भी जैसे मैं यूज करूंगा ना, मैं मूल इमेज ही लूंगा, तो ये क्रेडिट ऑटोमेटिकली इनको जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट नहीं आवे ताकि कहना भी जरूरी है। ठीक, तो ये देखो, तो मरु प्रदेश का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो है ये प्रथम वेद माना जाता है। ठीक है ना, ये क्या है, प्रथम वेद माना जाता है। अच्छा, वेदों की संख्या कितनी है, वेद है 4। ठीक है, 4 प्रकार के वेद माने गए। अब ये चीजें सारी की सारी इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा कई सारी जानकारी मिले और ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो। 4 तरह के वेद हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ऋग, यजु, सा, अथर्व। यानी सबसे पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर अथर्ववेद। इसी के उपवेद भी होते हैं, आ, धनु, गंसी। इसकी भी ट्रिक है, जब इतिहास की कोई ऐसी क्लास स्पेशली आएगी भारत के इतिहास की तो मैं बताऊंगा, वहां पे भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित, महाभारत वेदव्यास द्वारा रचित, वृहत संहिता वराहमिहिर द्वारा रचित, और वृहत संहिता को तो विश्वकोश भी कहा गया है, भारत का विश्वकोश भी कहा गया है। ठीक है, तो ये भी, तो इनमें उल्लेखित है क्या, मरु प्रदेश के बारे में उल्लेख मिलता है। अब इसके अंदर यदि क्षेत्र देखें तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र सम्मिलित है। यानी कि ये वाला क्षेत्र देख लेते हो, कुछ हिस्सा बीकानेर का भी आएगा, जैसलमेर का आ गया, जोधपुर इसका भी आ गया, अपने गंगानगर, चूरू, बीकानेर वगैरह इनका आ गया। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यानी बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये क्षेत्र स्पेशली दे रखे हैं, यही नाम आरबीएससी की पुस्तक में मिलते हैं। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है, मरु प्रदेश के बारे में पूछे तो यह ध्यान रखना है। इसका विस्तार जो है वो कुरु और मद्र व जांगल के रूप में हुआ। कुरु और मद्र, अब जब मैंने साल भर पहले जब परिचय की इसकी क्लास ली थी ज्योग्राफी की,
तो मैंने वहां पे आपको बताया भी था कि जांगल प्रदेश जो है वो स्पेशली बीकानेर वाला क्षेत्र कहलाता है। ये जांगल वाला जो क्षेत्र है ना, ये स्पेशली बीकानेर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। राप्ती घाटी भी कहते हैं बीकानेर को, बीकानेर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और कुरु जांगला और भाद्रे जांगला या माद्रे जांगला, ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। बीकानेर के ही उप क्षेत्र के रूप में जाने जाते थे कुरु जांगला या माद्रे जांगला, ठीक है, या भाद्रे जांगला। तो वही चीज है कि इसका विस्तार, मरु का जो विस्तार है वो कुरु और मद्र या जांगल के रूप में हुआ है। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं अभी तक बताया यह है कि मरुकांतर शब्द का प्रयोग वाल्मीकि ने किया था। मरु क्षेत्र जो है पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, और इसका विस्तार जब हुआ थोड़ा सा बीकानेर की तरफ बढ़े तो फिर कुरु और मद्र दो भागों में भी रहा है। और मैंने क्षेत्र बताया, बस इतना किया है, लोड लेने की आवश्यकता नहीं। फिर देखो जांगल, ठीक है, यह वही क्षेत्र आ गया। बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग, ठीक है, जोधपुर का कुछ भाग, जोधपुर नीचे की तरफ है, जोधपुर का कुछ भाग मुख्य रूप से बीकानेर का भाग है, और नागौर का भी कुछ भाग है। तो वो जनपद वाला जो क्षेत्र है वो जांगल। अच्छा, जांगल जनपद की फिर राजधानी बताई है अहिछत्रपुर को। राजधानी किसको बताई है? अहिछत्रपुर को। और ये अहिछत्रपुर वाला क्षेत्र वर्तमान में देखा जाए तो इसको संबंध करते हैं नागौर से। इसका संबंध किससे करते हैं? नागौर से इसको संबंधित करते हैं। अहिछत्रपुर वाला क्षेत्र कौन सा है? नागौर वाला क्षेत्र है, जो किसकी राजधानी थी? जांगल प्रदेश की राजधानी थी। ये जनपदों की बात हो रही है। और ये जो अहिछत्रपुर है, इसके बारे में बताया जाता है कि यदुवंशी बलराम बलदेव बड़े भैया थे, ठीक है, और श्री कृष्ण यहाँ इन्होंने कुछ समय गुजारा था। द्वारका जाते समय इन्होंने रेस्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। और ये कौन थे? यदुवंशी, यादव कुल के थे। तो यदुवंशी बलराम और श्री कृष्ण ने कहां पे समय गुजारा? अहिछत्रपुर। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए ये देखो, ये इसी के आधार पे नक्शा है, ठीक है। और इसमें मत्स्य और सूरसेन ये भी अभी अपन पढ़ते हैं। सेम एज इट इज नक्शा अगली स्लाइड पे भी मैंने ले लिया है। ये जो सारांश है वो आपके पेज नंबर 7 और 8 से, ठीक है, पेज नंबर 6ठी कक्षा की अध्याय 2 और पेज नंबर 7 और 8 से लिया गया सारांश है ये, ठीक है, पूरा का पूरा। अब देखो, अब इसके अंदर अगला जनपद आ गया मत्स्य, और इससे सवाल बहुत बार बनता है। स्पेशली इसमें एक लाइन लिखी गई है कि ऋग्वेद के अंदर मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि कौन से वेद के अंदर मिलता है, तो ऋग्वेद। वैसे संहिताओं में भी मिलता है, जैसे कि हमने ये जो महाकाव्य है ना, रामायण महाभारत, इनके अंदर भी मिलता है, वृहत संहिता में मिलता है। स्पेशली ऋग्वेद का पूछे तो ध्यान रखना, महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, और महाभारत में ही ये उल्लेख मिला है कि इसकी राजधानी विराटनगर है। इसकी राजधानी कौन सी है? विराटनगर, जिसे वर्तमान में संबद्ध किया जाए तो इसे कहते हैं बैराट। जो बैराट की सभ्यता है ना, वही क्षेत्र है विराटनगर वाला। तो ये विराटनगर जो है वो इसकी राजधानी वाला क्षेत्र है। यदि इसकी स्थिति देखा जाए वर्तमान को ध्यान में रखते हुए, तो उस समय और वर्तमान का संबंध करें तो अलवर और जयपुर के बीच का क्षेत्र। अब ये क्षेत्र तो है मत्स्य प्रदेश, और ये है यहाँ पे जयपुर, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र रहा ये आपके मत्स्य जनपद वाला क्षेत्र रहा। राजधानी विराटनगर रही। अब बैराट यदि सभ्यता देखोगे तो आप जयपुर आओगे, तो फिर क्षेत्र कवर हुआ कि नहीं हुआ ना कवर? तो ये है। अब मत्स्य, यदि अपन मत्स्य संघ की बात करें, एकीकरण के चरणों की तरफ बढ़े, पहला चरण जो था मत्स्य संघ वाला, तो एबीसीडी फॉर्मूला, ठीक है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे जो मत्स्य जनपद था वो आपको ये क्षेत्र ध्यान रखना, अलवर से जयपुर के बीच, क्योंकि उस समय जिले नहीं थे, उस समय ये स्थिति भी क्लियर नहीं थी कि राजस्थान यही था। ये तो बाद में धीरे धीरे हुआ। अच्छा, राजस्थान के अंदर वाली खिचड़ी है ना, वो तो अभी और बन रही है। अभी तो मुझे हंसना आता है कभी कभी कि अभी पता ही नहीं है कि कितने जिले होंगे। 50 हुए तो एक बार घोषणा हुई तो ऐसे मान लिया कि 50 हो गए, वहां ठीक है। फिर उसमें भी है ना 50-52 वाले खूब दाव पे सोरे भिड़े आपस में। अब 50 के बाद में अब मेरे पास व्हाट्सएप पे एक लिस्ट आई कि ये 15 जिले और प्रस्तावित है कि सर सही है कि नहीं है। अब सर ने के ध्यान जो बना रहा है बाने खुद नहीं ध्यान को नहीं है कि वास्तव में बढ़ नहीं कि नहीं बढ़ नहीं के। अब मतलब उस चीज को एक बार साइड में ही रखो। आप जब सामने आ जाएंगे ना आंकड़े बन के पूरी तरीके से परिसीमन होगा, कई दावपेच होंगे, कई कोर्ट केस होंगे अभी तो, कि भाई मेरा क्षेत्र इसमें चला गया, हमारे ये वाला क्षेत्र इसमें गया। खूब है ऊंधा पादरा घना हुई है बात, ठीक है। तो अपन मतलब ध्यान बिट डाइवर्ट नहीं करना है थे ई बात से तो मैं आरबीएससी शुरू करी कि आपका ध्यान पढ़ने पे व्यवस्थित रहे और आपका ये चीज तो क्लियर हो जाए
जब तक वही क्लियर हो जाएगा तो अपन वापस फिर ज्योग्राफी पढ़नी रहेगी, फिर तो आपके वो क्लासेस लगानी है बस। ठीक है, यही दिमाग को सही जगह पे लगाना। अच्छा, ये जो है जैसे कि विराटनगर वाला क्षेत्र है, मत्स्य वाला क्षेत्र है, इसका उल्लेख हेनसांग ने किया है, लेकिन आपको आरबीएसई की पुस्तक में लिखा मिलेगा क्या पता है? युआन च्वांग। क्या मिलेगा? युआन चांग, ये लिखा मिलता है ये शब्द। अब ये वही है भाई साहब, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसे। हेनसांग को क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। तो हेनसांग ने कहीं वर्णन किया है तो क्या कोई हेनसांग किसी को क्या कहते तो गया होता तो फिर पता ही नहीं चलता। लेकिन हेनसांग की एक पुस्तक है, हेनसांग की पुस्तक कौन सी है? इसने एक पुस्तक के अंदर वर्णन किया जिसका नाम है सीयूकी। सीयूकी, ठीक। एक चीनी यात्री और था फायान, उसकी थी फोकुओ की, इसकी थी सीयूकी। अच्छा, हेनसांग है ना, अपने जो राजा था चीन का, उसको कह के ही नहीं आया कि मैं इंडिया जा रहा हूं, मैं वहां से घूम के आऊंगा, मैं ये करके आऊंगा काम, चुपके चुपके आ गया। ठीक है, बाद में फिर पता चला तो फिर चीन के पीछे शासक ने उसने कहा कि मैं इसको सजा दूंगा, लेकिन फिर इसने काम यहाँ थोड़ा सा अच्छा किया, इतिहास में पैर जमा दी, मतलब थोड़ी क्या ना, धर्म संसद वगैरह वो बंगाल वाली वहां से हुई थी, तो ये हर्षवर्धन के समय में था, तो इसको फिर वहां का वो नेता अध्यक्ष वगैरह बनाया था, तो थोड़ी सी इमेज बना ली और जानकारी अच्छी लिख ली, तो फिर बाद में इसको माफ तो किया, इसको सम्मानित और किया, वापस गया तब, लेकिन आया ये बिना कहे था। ठीक है, इसने भिनमाल के लिए पिलो मोलो शब्द कहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, लेकिन अपने यहाँ पे ध्यान रखना कि युआन च्वांग या हेनसांग ने इस क्षेत्र का वर्णन किया है। फिर बात करते हैं सूरसेन की। सूरसेन वाला जो क्षेत्र है वो भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब देखो, ये अलवर वाला क्षेत्र आ गया, मत्स्य वाला, और भरतपुर, धौलपुर, करौली इसको भी मिला दो तो फिर आपके पूरा का पूरा ये मत्स्य संघ। यानी कि आपको एक प्रश्न देखो मैं बताता हूं बनने का तरीका, कि मत्स्य संघ जो है महाकाव्यकालीन किन जनपदों को मिलाकर बनाया गया, ये प्रश्न। मतलब महाकाव्य, अब यहां पे है ना, आप ये देखोगे महाकाव्यकालीन राजस्थान, ठीक है, इमेज में स्पेशली लिखा हुआ महाकाव्यकालीन किन जनपदों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो देखो, अलवर तो आ गया, भरतपुर, धौलपुर, करौली चारों आ गए, तो फिर मत्स्य और सूरसेन आ गए। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अब यहाँ पे पास में ही मथुरा वृंदावन वाला क्षेत्र है, उस समय तो कोई बॉर्डर थी नहीं ऐसी, मथुरा वृंदावन। अच्छा, मथुरा वृंदावन में कोई विद्यार्थी हो ना तो मैं आने वाला हूँ बहुत जल्द, मथुरा वृंदावन बहुत जल्द आने वाला हूँ, कोई विद्यार्थी हो तो बताना, देखा, ठीक है, पता चलेगा कि वहां के विद्यार्थी भी है वैसे बहुत सारे कमेंट पहले आए थे, तो कोई हो तो बताना, मैं मथुरा वृंदावन बहुत जल्द आने वाला हूँ। ठीक है, मत्स्य और सूरसेन ये आ गया। देखो यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, राजधानी इसकी मथुरा। यूनानी लेखों में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ ना, तो यूनानी लेखों और बयाना प्रशस्ति के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, किसका मिलता है? सूरसेन का। क्या याद रखोगे? यूनानी लेखों में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, यूनानी लेखों के अंदर और बयाना प्रशस्ति में भी। अच्छा, बयाना कहां है? बयाना भरतपुर में। बयाना नामक स्थान कहां है? बयाना भरतपुर के अंदर है। खानवा, भरतपुर, तो खानवा और बयाना के युद्ध तो अपन ने पढ़े थे ना, तो खानवा और बयाना, तो बयाना कहां है? तो बयाना प्रशस्ति, और इसके अंदर सूरसेन का उल्लेख है, ये सूरसेन जनपद का उल्लेख मिलता है। अच्छा, यदि अब मैं बताऊं आपको महाकाव्यकालीन याद करने हैं आपको, तो मजा मत लेना, बस सीधे याद कर लेना। क्या करोगे? मजा मत लेना सूरसेन का, बस ये याद रखना है ना। मैं जो कह रहा हूं उसके अंदर भी आपको याद करवाने के लिए ही कहता हूं मैं, यहां पे है ना अनावश्यक एक भी शब्द नहीं कहूंगा, सारी चीजें जो कहूंगा वो आपको मद्देनजर ही कहूंगा। मजा मत लेना। देखो, म से तो मरुकांतर, जा से जांगल प्रदेश, मत से मत्स्य प्रदेश, और सूरसेन ऐसे का ऐसे आया भैया, काम निकल गो कि नहीं निकल गो भाई, आनंद आना चाहिए पढ़ाई में। मेरा तो मकसद ये रहता है, देखो एक शिक्षक क्या करता है, एक शिक्षक को घोट के पिलाता नहीं है, ये भी कोई घोट के पिलाने जैसा नहीं है काम। एक शिक्षक सिर्फ रुचि जगाता है पढ़ने में। भाई एक ये बोरिंग चीज है, यदि बोरिंग नहीं होती तो अभी तक आप 6ठी से 10वीं तक की आरबीएसई पुस्तकें पढ़ चुके होते। भाई कोई सक्षम भी नहीं है ना, जैसे स्कूलों में मिलती नहीं, लिमिटेड आती है, ठीक है, कहीं मांगना भी मत किसी टीचर से, हमसे भी कई जने मांगते हैं तो हम भी उनको फिर समझाते हैं। तो यदि आप लेने भी जाओ मार्केट में तो 200, 250, 300 रुपए का खर्चा पक्का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ नियमितता के साथ में क्लास का आनंद लेना है, आपके पूरा ही मैटर दिमाग में छपेगा सीधा। तो मजा मत लेना सूरसेन का, ठीक है, महाकाव्यकालीन राजस्थान। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो,
अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि अब महाकाव्य कालीन के आगे बढ़ते हैं, थोड़े से मौर्योत्तर काल की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां पे आप देखोगे तो मौर्योत्तर कालीन राजस्थान, ये पेज संख्या 8 का सारांश है। ठीक है, अब देखो, अब आनंद लेना कि सीवी, अब ये मैंने बता भी रखा है आपको पहले, हालांकि ये जितने आएंगे ना सारी चीजें आप जो नियमित विद्यार्थी है उन कहीं ना कहीं अपनी चर्चा हो चुकी है ना, किसी न किसी क्लास के अंदर। सीवी, इसे, इस क्षेत्र को सीवी कीवी भी कहा जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। वर्तमान का संभाग की बात कर रहा हूं, वर्तमान की उदयपुर का पूर्व, पश्चिम और उत्तरी संभागीय प्रदेश जो है वो सीवी जनपद के अंतर्गत उस समय आता था। सीवी एक जाति ही थी जो सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से बहुत सारी जातियां आई थी, यहाँ अर्जुन आयन वगैरह ये सब, तो ये अपने शौर्य के कारण जाने जाते थे, तो ये क्षेत्र फिर इनके नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखो कि आप राजधानी, इनकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका दोनों ही शब्द दे रखे हैं आरबीएससी की पुस्तक 6 वाली जो है उसके अंदर, मध्यमिका या मध्यमिका भी कहा जाता है। वर्तमान जो क्षेत्र है, फिर आप ये भी पढ़ते हो कई जगह है ना कि नगरी कि मध्यमिका भी कहते हैं, नगरी भी कहते हैं, तो उस समय का नाम पहले का मध्यमिका या मध्यमिका था। वर्तमान में जो है नगरी गांव है यहाँ पे, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, वो वाला क्षेत्र ये है इनका राजधानी क्षेत्र जो था। अब चित्तौड़ कोई पहले से बना हुआ तो था नहीं, उदयपुर कोई पहले से बना हुआ था नहीं, ये सब बाद में बने हैं। पहले जब की बात हो रही है, जब मौर्योत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल है, गुप्त काल है, महाकाव्यकालीन काल है, वो सारे है ना, यही क्षेत्र मेदपाट या प्रागवाट भी कहलाता है। अच्छा, ये यदि पूरे की बात करें कि ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा वैसे, तो ये कहलाएगा फिर मेवाड़, जिसे अपन अभी मेवाड़ के नाम से जानते हैं, है ना, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र है। अब देखो अर्जुनायन, अब ये जो है कई सारी, मैंने बताया सिकंदर के आक्रमण के समय काफी सारी जातियां पंजाब से यहाँ पे आकर बस गई थी, तो ये अर्जुनायन, मालव वगैरह ये वहीं से आई हुई है। ये जो है अर्जुनायन वाला अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो है। यहाँ पे देखोगे ना, ये योद्धा तो आ गया यहाँ श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र में, ये अर्जुनायन वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये मौर्योत्तर कालीन राजस्थान की बात हो रही है, तो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र ये कहलाया अर्जुनायन। अब इसमें आप कहोगे कि सर अभी मत्स्य पड़ा, तो काल देखो अलग हो गया है ये क्षेत्र। अब वर्तमान में तो इनको मत्स्य कहते नहीं, वर्तमान में तो अलवर भरतपुर जिले बने हुए ऐसे कहते हैं, तो ये समझने वाली बातें हैं। यहाँ पे अर्जुनायन देखो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। मालव, मालव क्षेत्र जो है विशेष रूप से उस समय टोंक के अंदर पड़ता था। अपन जब रेड टोंक वगैरह ये सब पढ़ते हैं तो वहां पे जैसे सिक्के वगैरह मिले तो उनमें ये भी चीजें पढ़ते हैं अपन। मालव क्षेत्र फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ, तो देखो टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र स्पेशली दे रखा है ऐसे का ऐसे। यहाँ पे लिखा है, एक एक शब्द आप विश्वास कर सकते हो, सारे ही ऑथेंटिक लिया गया है। ठीक है, तो झालावाड़ का क्षेत्र है। अब इन्होंने है ना ये विजय काफी सारी की, तो इनकी दिग्विजय, मालवों की दिग्विजय, मालवों की दिग्विजय का उल्लेख जो है नानसाई उपअभिलेख से मिलता है, जो भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ। ये चीज ऐसे की ऐसे पूछी जाए, ध्यान रखना कि मालवों की जो विजय का, दिग्विजय का उल्लेख है वो नानसाई उपअभिलेख से मिलता है, जो भीलवाड़ा से मिले हैं। तो ये रहा, देखो ये सीवी वाला क्षेत्र, ये मेवाड़ वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये मालव वाला क्षेत्र हो गया, यानी झालावाड़, टोंक वगैरह ये वाला हो गया। ये अलवर भरतपुर वाला अर्जुनायन हो गया, और ये उत्तर में योद्धे हो गया। अब इनके अलावा भी तो बहुत सारे अलग अलग नाम पढ़ने में आते हैं, अपने ढूंढाड़ भी पढ़ने में आता है, हाड़ौती भी पढ़ने में आता है, ये भी है। तो विभिन्न क्षेत्रीय अलग अलग नाम भी है। ये तो हो गए इन काल के अनुसार बात हुई, तो अलग दूसरे और भी तो है, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये आ गए विभिन्न क्षेत्रीय और भी। ठीक है, पेज नंबर 8 और 9 का सारांश है कि मेवाड़। अब मेवाड़ यानी कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये पूरा क्षेत्र ये आएगा। तो यही चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि सीवी जनपद वाला क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें उदयपुर आ गया, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, यानी कि पूरा मेवाड़ आपके दिमाग में अब बैठ चुका है। ठीक है, वागड़। अब वागड़ के बारे में देखो, आपको यहाँ पे एक नई चीज पढ़ने को मिल सकती है, हो सकता है पहले किसी को ध्यान हो किसी को नहीं भी हो, कि वागड़ वाला क्षेत्र अपन सभी जानते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र वागड़ वाला क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे छठी की क्लास में स्पेशल लिखा हुआ है कि राजस्थान के 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र ही है जिसे अभी भी मानते हैं और ज्यादा मतलब माना जाता है। एक पिलानी जो झुंझुनू के आसपास वाला क्षेत्र है, पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर और कन्ना का क्षेत्र, ये भी वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो आने वाले समय में मान लो डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं मिले,
और आपको ये पिलानी, नरहर, भादरा, नोहर ये मिलता है, तो याद रखना यहां से आपको पढ़ाया गया है फोटोकरण आवणो नहीं है। अब भी भीत है फोटोकरण आओ, तो बस भगवान ही मालिक है, या तो भगवान ने खुद ने उतरनो पड़ी पढ़ाना है कि भाई अब तो मेरो ही नंबर लागे जने ये सिलेक्शन ले, समझ रहे हो ना। अब गलत नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना अगरवागढ़। और वैसे सिंपल आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, आपको करके आना है। बात करें साथियों मारवाड़ की, अब मैं देखो मारवाड़ी हूं, ठीक है, यानी मैं कहां से हूं, मैं पाली से हूं, तो पाली, जोधपुर, नागौर का कुछ क्षेत्र वगैरह ये जो है मारवाड़ है, ठीक है। जोधपुर स्पेशली मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, तो पाली और जोधपुर ये तो सब बिल्कुल ही साथ में ही है। तो प्राचीन मरु प्रदेश यानी मरु का अंतर वाला जो अपन ने पढ़ा वो क्षेत्र है जोधपुर, और पाली के आसपास का क्षेत्र, कुछ नागौर का भी हिस्सा जो है वो इसके अंदर माना जाता है, ठीक है। ये जालोर वगैरह का भी कुछ हिस्सा इसी के अंदर मारवाड़ के अंदर ही आता है। सिरोही वाला थोड़ा सा, फिर वो देवड़ावाटी और वो थोड़ा सा उसके अंदर चला जाता है, वैसे गोड़वाड़ वाला ये हो जाता है, ठीक है। बात करें साथियों हाड़ौती की, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है, हाड़ौती के पठार है। एक ध्यान रखना, राजस्थान में शब्दावली चलती है मरु, मेरु और माल, ठीक है। इस माल का मतलब होता है पठारी क्षेत्र, यानी पठारी क्षेत्र, ठीक है। ये मरु यानी कि मरु स्थली क्षेत्र है। ये कौन सा है, मरु स्थली क्षेत्र। ये मेरु यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। मेरु यानी अजमेर के आसपास वाला क्षेत्र हो जाएगा, अरावली का बीच वाला, तो ये थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें। अब ये जो है ये मालवा के पठार के आसपास, माल यानी कि पठारी क्षेत्र है, मालवा के पठार के आसपास यानी कि कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है। मीणा और हाड़ा चौहानों का शासन यहाँ पे रहा था, बुंदा मीणा के नाम पे ही बूंदी और फिर हाड़ा चौहानों का शासन यहाँ पे रहा था, इसलिए इसे हाड़ौती कहा जाता है। बोले जाने वाली भाषा भी हाड़ौती यहाँ की, ठीक है। डूंडाड़, अब डूंडाड़ जो नाम पड़ा ना वो पड़ा है इस डूंड नदी के आसपास के क्षेत्र के कारण, लेकिन ये लाइन आपके आरबीएससी की पुस्तक में नहीं दे रखी है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मैंने बताया भी आपको कि एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं आपको साथ में देते हुए चलूंगा। ये है जयपुर और इसके आसपास, जयपुर, दौसा और इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये डूंडाड़ कहलाता है। तो यहाँ बोले जाने वाली बोली कौन सी होगी, डूंडाड़ी होगी, ठीक है। पहले यहाँ मीणा और बड़ गुजरों का शासक था, लेकिन बाद में जो है कछवा वंश, तो कछवा वंश कौन सा है, देखो राजा मान सिंह आप पढ़ते हो, सवाई जय सिंह पढ़ते हो, ये सारा जो वंश है वो कछवा वंश है, बारमल वाला। और ये तो कछवा वंश ने बाद में शासन यहाँ पे किया, इनको हराकर फिर शासन किया। मेवात, मेवात यहाँ पे मेव जनजाति के मेव जाति के बाहुल्य के कारण ये अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात कहलाया, और हसन खां मेवाती का संबंध यहीं से रहा है। हसन खां मेवाती जिसका खानवा के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका थी, तो हसन खां मेवाती का संबंध भी यहीं से रहा है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखो अब आते हैं अपन, और भी तो है इसके अलावा, चलिए ये हो गए। इसके अलावा देखो मांड या वल्ल या दुंगल भी कहा जाता है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है जैसलमेर के लिए। गुर्जरात्रा यदि स्पेशल पूछा जाए तो जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरात्रा कहलाता है, ठीक है। कांठल ये जो कहलाता है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, बांसवाड़ा भी साथ में ले सकते हो। माही नदी के किनारे को कांट कहा जाता है और उसी के भाग को जो है कांठल कहा जाता है, ठीक है। ये क्षेत्र हो गया। मालवा यानी कि इसमें स्पेशली आपके छठी की किताब में झालावाड़ दे रखा है, लेकिन मालवा के पास वाला जो क्षेत्र है यानी कि हाड़ौती से लगता हुआ जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आ जाएगा। शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू सीधा ही आएगा। मेरवाड़ा अजमेर ब्यावर वाला क्षेत्र है, अजमेर और उसके आसपास वाला मेरवाड़ा कहलाएगा। खेराड़, अच्छा ये यहां तक तो दे रखे हैं आपके आरबीसी की छठी की पुस्तक में, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि और भी ये भी इंपॉर्टेंट है। खेराड़ जो है वो भीलवाड़ा और माल खेराड़ जो है वो टोंक, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने साथ में ले लिए। भोमट वाला जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का कुछ भाग है वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे उपनाम और उनसे संबंधित है, लेकिन अपने क्योंकि मेन फोकस क्या है, आरबीएससी की पुस्तक है, तो ये चीज जो है आप इस मामले में निश्चिंत रह सकते हो कि इस अध्याय में से जो एग्जाम अप्रोच के अनुसार मैटर था, जो आपको पढ़ना था, जो आपको याद करना था, वो पूरा हो चुका है। आपको किताब उठा के देखने तक की जरूरत नहीं बचेगी पीछे। फिर भी आप देखें अपने तसल्ली के लिए एक बार देखें जरूर। ये पेज नंबर 10 का सारांश है, ठीक है। मैंने पेज नंबर वाइज आपको दिए हैं
ताकि आप लोगों के मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं रहे। और बैच जो है ये भी पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। वो लेने को तो देखो आरबीएससी के स्पेशल बैच के नाम से 1000-1500 रुपए एक विद्यार्थी से लिए जा सकते थे, कमाए जा सकते थे, लेकिन असली कमाई जो मेरी है ना वो कमेंट बॉक्स में नजर आती है, वही असली कमाई है। बाकी आप मौज करो और राज करो, इसके लिए प्रयास मैं हमेशा करूंगा। ठीक है, अब यही क्षेत्र देखो नक्शे में देख लो, चूरू सीकर झुंझुनू वाला शेखावटी क्षेत्र आ गया, जोधपुर पाली वाला मारवाड़ क्षेत्र आ गया, जैसलमेर वाला माड़ क्षेत्र आ गया, ये मेवाड़ आ गया, उदयपुर डूंगरपुर, ये चित्तौड़गढ़ वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला वागड़ आ गया, हाड़ौती आ गया, बाबू जाको कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला, फिर डूनाड़ आ गया, जयपुर दौसा वाला, ये अलवर भरतपुर मेवात आ गया, है ना। ये सारी चीजें तो विभिन्न अंचल ये भी आपके आ गए। अब देखो खास क्या है, मैं आप लोगों के लिए आरबीएससी के अध्याय के पीछे दिए हुए प्रश्नों को भी लेकर आया हूं। कई बार ऐसी चीजें प्रश्नों से सीधी बनाई जाती है कि ये प्रश्न इस तरीके से दिए हैं, और मुख्य रूप से हर प्रश्न पे आपकी कमांड हो, इसके लिए आपको बिल्कुल नाममात्र के शुल्क पे आरबीएससी की शानदार टेस्ट सीरीज व्याख्यात्मक तरीके से मिलने वाली है बहुत जल्द। और मैं ये स्पेशली कहूंगा कि आप उस टेस्ट सीरीज पे अभ्यास जरूर कर देना। 50-60 रुपए से ज्यादा आप लोगों को लगने नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो खजाना आप लोगों को मिलेगा ना, उसके लिए आप काफी लंबे समय तक मुझे याद जरूर रखोगे। तो ये अब थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें टाइपिंग चल रही है, तो उसके बाद में जैसे ही पब्लिक करेंगे अपन, मैं आपको सूचना दे दूंगा। ठीक है, बाकी आप निश्चित नियमित रूप से इन क्लासेस को अटेंड जरूर करेंगे, निश्चित रूप से आपको प्रश्न मिलने हैं। प्रश्न है मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अब बताइए, देखो अपन ने पढ़ा है पूरा, क्या मथुरा थी, क्या अहिछत्रपुर थी, क्या विराटनगर थी, या बागोर थी। तो यहां पे यदि अपन मत्स्य जनपद की बात करें तो स्पेशली ऋग्वेद अपन ने देखा, और यहां पे राजधानी इसकी कौन सी थी, विराटनगर, जिसका उल्लेख अपन ने कहां पढ़ा, इसका उल्लेख महाभारत के अंदर, इसका उल्लेख महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छा, और ये मथुरा किसकी राजधानी थी फिर, तो मथुरा अपन ने पढ़ा सूरसेन प्रदेश की राजधानी थी। सूरसेन की राजधानी कौन सी थी, मथुरा थी। अहिछत्रपुर जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, अहिछत्रपुर को वर्तमान में नागौर वाला जो क्षेत्र है वो जाना जाता है। और ये किसकी राजधानी थी, ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी, जांगल की राजधानी थी। और यहाँ पे बलदाऊ और श्री कृष्ण यदुवंशी इन्होंने विश्राम किया था। ये चीजें पढ़ी है ना, देखो याद हो गई, हुई कि नहीं हुई। बागोर वाला क्षेत्र जो है, बागोर की सभ्यता आपने पढ़ी होगी, है ना, भीलवाड़ा के वहां पे वो वाला जो क्षेत्र आता है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो दे रखा है उसमें वो ये है कि कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र साथियों आपके क्या कहलाता है, हाड़ौती कहलाता है। और इस हाड़ौती के अंदर यानी कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो कोटा संभाग, ठीक है, ये कोटा संभाग वाला जो क्षेत्र है वो आता है। और इसकी एक ट्रिक है, बहुत ही शॉर्टकट, बाबू जाको, बस इतनी याद रखनी है। यानी कि अब देखो बाबू जाको याद रखोगे ना, तो यहां से आ जाएगी आपके 12 बूंदी, झालावाड़ और कोटा, बस दैट्स ऑल। 1 2 3 और 4, कोटा संभाग में 4 ही क्षेत्र हैं। और ये जो क्षेत्र है ये बीकानेर और इसके आसपास वाला है, कुरू जांगला, भादरे जांगला वाला ये क्षेत्र कहलाता है। ये मरु जो क्षेत्र है ये आपके जोधपुर मारवाड़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, जोधपुर मारवाड़ यानी पश्चिमी राजस्थान आप कह सकते हो। मेवात वाला जो है वो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। बस इस तरीके से प्रश्न चलते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये भी 1 लाइनर प्रश्न भी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है पीछे। ठीक है ना, आप लोगों का विश्वास जो है ना उसके अनुरूप मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है कि इनका विश्वास जो है उसे और गहरा किया जाए। ठीक है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र साथियों अभी अपन ने पढ़ा मेरवाड़ा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मेरवाड़ा। ये अजमेर वाला क्षेत्र जो है ना, इसमें अरावली के सबसे ज्यादा गैप्स देखने को मिलते हैं। यानी कि ये भी ध्यान रखें, अरावली का सबसे अधिक अंतराल, सबसे अधिक अंतराल वाला क्षेत्र है यहाँ पे। जयपुर के आसपास क्षेत्र की भाषा कौन सी है, तो अभी अपन ने पढ़ा कि इसको क्या कहा जाता है, इसको ढूंढाड़ कहा जाता है। तो इसकी आसपास की भाषा कौन सी है, ढूंढाड़ी है। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो शेखावाटी में चूरू, सीकर और
झुंझुनू, ये जिले शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी सवाल भी इसके अंदर थे। और अब ध्यान रहे, ये इसी नाम से अपने टेलीग्राम का चैनल है, उस पे आपको बहुत जल्द इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ जो है, जो अपन ने पढ़ा है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ताकि आप अच्छी तरीके से उनको नोट्स भी बना सके। क्लास कैसी रही ये कमेंट करके जरूर बताना है। और अपने साथी जो भी राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके पूछा जाता है, जो आरबीएससी पढ़ने के बड़े इच्छुक हैं, तो ये परोपकार का, ये भलाई का काम आपको जरूर करना है और उन तक सूचना पहुंचा देनी है कि यहाँ पे क्लासेस जो शुरू होगी, तो वो फिर जो है आगाज होगा तो अंजाम तक जरूर जाएंगे। यानी कि 6 से लेकर 10th तक की आरबीएससी की आपके चैप्टर जो है वो सारे के सारे इसी तरीके से करवाने का बीड़ा लेकर चला हूं। आप लोगों का सहयोग और स्नेह प्रेम ऐसे ही बना रहना चाहिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।